जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे। जो मुगल दरबार के वृत्तांत लिखे थे यह किस भाषा में लिखे गए थे। तो आप ऑप्शन संस्कृत, हिंदी, उर्दू या फारसी। तो किस भाषाओं में लिखे गई थी। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। जो मुगल दरबार का वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे, फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो मुगल दरबार का वृत्तांत फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, की पॉइंट। जैसे मुगल वृत्तांत अकबरनामा फारसी में लिखा गया है। यह बाबरनामा बाबर की आत्मकथा की तुर्की से फारसी में बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया गया है। हिंदी में अरबी फारसी के मेलों से भाषा बनी हुआ उर्दू कहलाई मुगल बादशाहों द्वारा तैयार किया गया करवाई गई यह इति साम्राज्य और उसके दरबारी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मुगल काल के इतिवृत्त लेखक ज्यादातर दरबारी थे। मुगल मूल से चगताई तुर्क थे। इस प्रकार हम लोग देखें मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखी गई थी, तो फारसी भाषा में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के तंजावुर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो तमिलनाडु में तंजेश्वर के विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। राज्य चोल प्रथम ने, विजयाल ने, सुंदरा चोल ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने। तो किसने कराया था। तो आप देखते हैं किसने कराया था। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो राजा राज चोल प्रथम ने करवाए थे। जो तमिलनाडु के तंजावुर के विदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने करवाए थे। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजा राज चोल प्रथम ने, जो 985 से 1024 ईस्वी के बीच इनका शासन चला, वह चोल साम्राज्य के सबसे महान सम्राट में से एक थे। उनके शासन काल में चोलों का विस्तार दक्षिण भारत से आगे उत्तर में कलिंग से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ था। उसने उत्तर में चालुक्य और दक्षिण में पांडवों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। उनके तंजावुर में भगवान शिव को समर्पित विदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उनने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण भी करने में मदद की। 1014 में अपने पुत्र को राजेंद्र चोल प्रथम को अपना उपाधि दे दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवराय द्वितीय के शासन काल के दौरान निकोलस कोटो किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो कब, 1420, 1424, 1418, 1419, किस ईस्वी में यह दौरा किए थे विजयनगर का। तो देखते हैं। तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो 1420 में यह देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान निकोलस कोटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर के दौरा किए थे। जो इनके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु को देख लेते हैं। निकोलस कोटक ने 1420 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया। निकोलस कोटियस का एक इतावली व्यापार खोजकर्ता और लेखक थे, जो चिकोवैगिया में जन्मे। उन्हें 15वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया और संभवतः दक्षिण चीन की यात्रा की। डे कोटी के खाते का पहला मुद्रित संस्करण क्रिस्टोफोरो द बोल्टेन द्वारा मूल लैटिन में, जो 1492 में बनाया गया था, और पियोत्रो कारो का एक संप्रेषित किया गया था, जो भारत की यात्रा पर जा रहे थे। इस प्रकार हम लोग देखें, देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान निकोलो कोटिक ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की दौरा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1194 में चंदौर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था।
तो किसको पराजित किया था? कुमारपाल, जयचंद्र, गोविंदराज, भीम द्वितीय। तो किनको पराजित किए थे? तो देखते हैं, जो जयचंद्र को पराजित किए थे, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किए थे। आपका ऑप्शन बी होगा। इनका कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। 1194 में चंद्रौर की लड़ाई में जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने हराया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया था। इकबाल मोहम्मद गौरी एक गुलाम और दिल्ली में गुलाम वंश के संस्थापक थे। जो मोहम्मद गौरी ने गुलाम और दिल्ली के गुलाम वंश का संस्थापक थे। जयचंद्र चंद्रवर वंश की राजपूत राजा थे। जो जयचंद्र थे यह चंद्रवर वंश की राजपूत राजा थे। जयचंद्र ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र पर शासन किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा कुछ लड़ी गई प्रमुख शामिलें देखते हैं। तराइन का प्रथम लड़ाई जो 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। द्वितीय जो 92 में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। और चंद्रौर की लड़ाई 1194 में मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर की संधि 1665 पर किसके बीच छत्रपति शिवाजी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो जय सिंह प्रथम, बाजीराव, दारा सिकोया और नादिर शाह। तो किनके बीच किया गया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जय सिंह प्रथम के साथ किया गया था। जय सिंह प्रथम के साथ। इनका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। इस संधि पर 11 जून 1665 में हस्ताक्षर किए गए थे। मुगल साम्राज्य औरंगजेब पर और राजा जय सिंह के हस्ताक्षर किए गए थे। शिवाजी ने 23 किलो के सम्राट को सौंपने के लिए सहमति व्यक्त की, जबकि सम्राट ने राजगढ़ और उनके राजस्व सहित 12 किलो पर शिवाजी के अधिकार का मान्यता दिया। शिवाजी ने साहित्य सेवा के लिए अपने बेटे संभाजी और अधीन 5000 सैनिकों की आपूर्ति करने का वादा किया और सम्राट उसके रख रखाव के लिए एक उपयुक्त जागीर देने के लिए सहमत हुए। शिवाजी ने किसी भी मनसब को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब भी मांग की तो वह पूरा किए। इस प्रकार हम लोग देखे पोरबंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अकबर द्वारा इलाही संवत कैलेंडर की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? जो अकबर द्वारा इलाही संवत कैलेंडर शुरू किया गया था किस वर्ष? 1580, 1586, 1582, 1584। तो कब तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 1584 में अकबर द्वारा इलाही संवत कैलेंडर की शुरुआत किया गया था, जो 1584 में। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु को देखते हैं। इलाही संवत कैलेंडर की शुरुआत अकबर ने 1584 में की थी। कैलेंडर पूरे मुगल साम्राज्य के लिए पेश किया गया था। जो मुगल साम्राज्य के लिए यह कैलेंडर पेश किया गया था। कैलेंडर पहले से मौजूद हिंदी और इस्लामी कैलेंडर का मिश्रण था। हिंदू और इस्लामी कैलेंडर का मिश्रण था और अकबर ने राज्याभिषेक की तारीख 1556 को शून्य वर्ष के रूप में शुरू किया था। मुगल साम्राज्य अकबर ने सिंहासन पर बैठने के राजस्व संग्रह करने के एक नए कैलेंडर का प्रदान करने के लिए कैलेंडर पेशा किया गया था। इलाही संवत कैलेंडर का व्यापार रूप से तारीख एवं इलाही के रूपों में किया जाता है। जय हिंद दोस्तों।